नमस्कार। बीए पार्ट द्वितीय का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज मुद्दे तथा समस्याएं। आज हम बात करने जा रहे हैं अनुसूचित जाति अर्थात दलित। इस अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले श्री मूलचंद, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री प्रताप सिंह बारठ, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भिलवाड़ा। जाति व्यवस्था भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता रही है तथा सामाजिक संगठन का आधार भी रही है। इसके आधार पर भारतीय समाज में संस्करण पाए जाते हैं जिसमें पवित्रता एवं अपवित्रता के भाव होते हैं। कुछ जातियां सामाजिक स्त्रीकरण में उच्च स्थान रखती है जिसमें ब्राह्मण व अन्य जातियां हैं। वहीं कुछ ऐसी जातियां भी है जो केवल निम्न ही नहीं अपितु अछूत मानी जाती है, जिसके छाया पड़ने मात्र से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। सन 1931 में अस्पृश्य जातियों की एक सूची बनाई गई थी जिसमें सम्मिलित जातियों को अनुसूचित जातियां कहा गया। अर्थात यहाँ पर सोसाइटी में जो भारतीय समाज की बात करें तो यहाँ एक वह जाति है जो हायरार्की में सबसे ऊंची है और दूसरी तरफ हायरार्की में बहुत ही नीची जाति है जिसे दलित जाति भी कहा जाता है, दलित कहा जाता है। और इनके लिए चूंकि इनका सदियों से शोषण हुआ है, जिन्हें अनेक निर्योग्यताएं इन पर लाद दी गई है, इन्हीं निर्योग्यताओं के बावजूद सन 1931 में अस्पृश्य जातियों की एक सूची बनाई गई कि ऐसी कौन कौन सी भारत में अस्पृश्य जातियां हैं। तो उन सभी जातियों को इस सूची में डाला गया, इसीलिए इसे अनुसूचित जाति भी कहा जाता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री F.G. बेली ने जाति को सामाजिक स्तरीकरण की बद्ध व्यवस्था के रूप में अध्ययन किया। बर्थेम बर्मैन ने जाति को खंडात्मक संरचना कहा। खंडात्मक संरचना का तात्पर्य जाति की अपनी जाति पंचायत होती है जो अपनी जाति के लोगों को जाति पंचायत के नियमों का पालन करने पर बाध्य करती है। दक्षिणी भारत के समाजशास्त्री हेमंत श्रीनिवास, जिन्होंने निम्न जातियों के द्वारा अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु संस्कृतिकरण की अवधारणा दी। ड्यूमा व पिकोक का गुजरात के पाटीदारों का अध्ययन किया। एस पटवर्धन का महाराष्ट्र के अनुसूचित जातियों के समूह का अध्ययन, सच्चिदानंद का बिहार के शाहाबाद के चमारों का अध्ययन किया। विभिन्न विद्वानों द्वारा अनुसूचित जातियों का अध्ययन किया गया जिनमें इन जातियों की गतिशीलता प्रकट होती है। एम एन श्रीनिवास ने चूंकि दक्षिणी भारत के पूर्व लोगों का अध्ययन किया था। डब्ल्यू ब्रिग्स ने उत्तर प्रदेश की चमार जाति का अध्ययन, ओ एम लिंच का आगरा की अछूत जाति जाटव, ई बी हार्पर ने मैसूर के सिमोगा जिले की अछूत जाति बोलेरो का अध्ययन प्रमुख है। अर्थात यहाँ पर विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जो निम्न जाति है उनका इन्होंने अध्ययन किया और इनके अध्ययन में अलग अलग अस्पृश्य जातियां हैं। उनका अध्ययन करने के बाद इन्होंने ये पाया कि कुछ जातियों में जागरूकता पाई गई है और कुछ में नहीं। जहां तक अस्पृश्यता का सवाल है, इसका तात्पर्य होता है जो छूने योग्य नहीं है। अर्थात यह एक ऐसी अवधारणा है जिसके अनुसार एक व्यक्ति दूसरे को छूने, देखने और छाया पड़ने मात्र से पवित्र होता है। अर्थात अस्पृश्यता ऐसी धारणा है जिसके अनुसार एक व्यक्ति, सवर्ण व्यक्ति अस्पृश्य व्यक्ति को अगर देख लेता है तो भी अपवित्र हो जाता है, उसकी छाया पड़ेगी तो भी अपवित्र हो जाता है। ऐसी मानसिकता रही है। सवर्ण हिंदुओं को अपवित्र होने से बचाने के लिए अस्पृश्य लोगों के रहने के लिए अलग से व्यवस्था की गई। उन पर अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक निर्योग्यताएं लाद दी गई और उनके संपर्क से बचने के उपाय किए गए। बड़ी विडंबना की स्थिति रही है अस्पृश्य व्यक्तियों की। डॉक्टर के एन शर्मा ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करना पड़े, वो अस्पृश्य है। डॉक्टर डी एन मजुमदार के अनुसार अस्पृश्य जातियां वे हैं जो विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक निर्योग्यताओं से पीड़ित हैं, जिनमें से बहुत सी निर्योग्यताएं उच्च जातियों द्वारा परंपरागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू कर दी गई है। अब ऐसी कौन कौन सी अनुसूचित जातियों की निर्योग्यताएं हैं या पाबंदियां हैं या वो कर नहीं सकते हैं ऐसे कार्य, सदियों से ऐसी कौन कौन सी
जो उच्च जातियों के द्वारा निम्न जातियों पर लाद दी गई, अस्पृश्य जातियों पर, दलित जातियों पर लाद दी गई ये निरयोग्यताएं। सबसे पहले बात करेंगे हम धार्मिक निरयोग्यताओं की। धार्मिक निरयोग्यता में सबसे पहली बात जब आती है तो इसमें दलितों को अपवित्र माना गया है और उन पर कई निरयोग्यताएं लाद दी गई। इन लोगों को मंदिर में प्रवेश, पवित्र नदी घाटी के उपयोग तथा पवित्र स्थानों पर आने तथा अपने ही घरों पर देवी देवताओं की पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इन्हें वेदों तथा अन्य धर्म ग्रंथों के अध्ययन की भी आज्ञा नहीं दी गई है, यानी वह धार्मिक रूप से शिक्षा करने का अधिकारी भी नहीं है। देवी देवताओं की अपने घर में भी पूजा नहीं कर सकता है। दूसरा, अनुसूचित जातियों यानी दलितों को सब प्रकार की धार्मिक सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। दलितों अर्थात अस्पृश्यों को पूजा, आराधना, भजन तथा कीर्तन आदि का कोई अधिकार नहीं दिया गया। ब्राह्मणों को उनके यहाँ पूजा, श्राद्ध तथा यज्ञ कराने की भी आज्ञा नहीं दी गई। ये अस्पृश्य जाति है। तीसरी बात यदि हम करें तो दलितों को जन्म से ही अपवित्र माना गया है और इसी कारण उनके शुद्धिकरण के लिए संस्कारों की व्यवस्था नहीं की गई है। हिंदुओं के शुद्धिकरण हेतु धर्म ग्रंथों में 16 प्रमुख संस्कार का उल्लेख है। तो ये धार्मिक निरयोग्यताएं थी। सामाजिक निरयोग्यताओं की बात करें तो दलितों यानी अनुसूचित जातियों को जन्म से ही अपवित्र माना गया है और सवर्ण हिंदुओं के साथ सामाजिक संपर्क रखने व उनके सम्मेलनों, पंचायतों, गोष्ठियों, उत्सवों आदि में भाग लेने की आज्ञा नहीं दी गई है। दलितों अर्थात अनुसूचित जातियों को अन्य हिंदुओं के द्वारा काम में लिए जाने वाले कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता, स्कूलों में पढ़ने और छात्रावासों में नहीं रहने दिया जाता। इन लोगों को उच्च जातियों द्वारा काम में ली जाने वाली वस्तुओं के उपयोग की भी आज्ञा नहीं दी गई है। तीसरी बात करें, दलितों या अस्पृश्यों को शिक्षा प्राप्त करने की आज्ञा नहीं दी गई। इन्हें चौपालों, मेलों तथा हाटों में शामिल होकर अपना मनोरंजन करने का अधिकार भी नहीं दिया गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि यह बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर रह गया। और चौथी बात यदि करें कि इन्हीं दलितों में अस्पृश्यों में संस्तरण यानी हायरार्की पाई गई है। उच्चता और निम्नता का भाव भी इनके अंतर्गत होता है। तो ये सामाजिक निरयोग्यताएं थी। जब आर्थिक निरयोग्यता की बात करें तो दलितों को वे सब कार्य सौंपे गए जो सवर्ण हिंदुओं द्वारा नहीं किए जाते थे। आर्थिक निरयोग्यताओं के कारण दलितों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि उन्हें विवश होकर सवर्णों के झूठे भोजन, फटे पुराने वस्त्रों तथा त्याज्य वस्तुओं से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ी। अस्पृश्यों को मलमूत्र उठाने, सफाई करने, मरे हुए पशुओं को उठाने तथा उनके चमड़े से वस्तु बनाने का कार्य सौंपा गया है। दलितों को संपत्ति संबंधी निरयोग्यता से भी पीड़ित रहना पड़ा है। उन्हें भूमि अधिकार तथा धन संग्रह की आज्ञा नहीं दी गई है। अर्थात दलितों को दासों के रूप में अपने स्वामियों की सेवा करनी पड़ती थी, चाहे प्रतिफल के रूप में उसे कितना ही कम क्यों न दिया जाए। तीसरा, दलितों का आर्थिक दृष्टि से शोषण हुआ है। उन्हें घृणित से घृणित पेशों यानी व्यवसाय को अपनाने के लिए बाध्य किया गया। बदले में इतना भी नहीं दिया गया कि वे अपना भरपेट भोजन कर सके। जहां तक राजनीतिक निरयोग्यताओं की बात करें तो दलितों अर्थात अनुसूचित जातियों को राजनीतिक क्षेत्र में सब प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया। दलितों के लिए सामान्य अपराध के लिए भी कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। चूंकि इनके लिए निरयोग्यताएं मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था में विशेष रूप से संबंधित रही है, लेकिन वर्तमान में भी ये निरयोग्यताएं गांवों में देखी जा सकती है। सामाजिक एवं आर्थिक निरयोग्यता
मध्यकालीन थी, लेकिन वर्तमान में धार्मिक एवं राजनीतिक नियोग्यताएं हैं। काफी लंबे समय से सब प्रकार के अधिकारों से वंचित निरक्षर होने के कारण इसकी स्थिति में सुधार होने में कुछ समय लगेगा। फिर भी इन्हें मुख्य धारा में जोड़ना होगा। गांव में तो अस्पृश्यों की नियोग्यताएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। यह सत्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अस्पृश्य कहे जाने वाले लोगों की कई नियोग्यताएं दूर करने हेतु प्रयास किया गया, लेकिन गांव में यह जस की तस बनी हुई है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।